मैंने यहां पे आपको बतलाया कि जो ई स्टेरिक होगा, इंक्रीमेंट ऑफ एनर्जी ड्यू टू बॉन्ड लेंथ, इंक्रीमेंट ऑफ एनर्जी ड्यू टू थीटा, इंक्रीमेंट ऑफ एनर्जी ड्यू टू टॉर्सन स्ट्रेन एंड इंक्रीमेंट ऑफ एनर्जी ड्यू टू नॉन बॉन्डेड एटम और ग्रुप इंटरैक्शन। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में हम लोग इन दोनों पैरामीटर को कंसीडर करेंगे। दिस इज टॉर्सन स्ट्रेन एंड दिस इज स्टेरिक स्ट्रेन। नाउ व्हाट इज ER? ER, the energy component associated with stretching or compression of bonds. बॉन्ड को आप स्ट्रेच करेंगे या कंप्रेस करेंगे, इसके चलते जो उसमें डिस्टोर्शन आएगा, इसके चलते जो उसमें स्ट्रेन आएगा, और इस फैक्टर से जो एनर्जी इंक्रीज करेगा, दिस इज कॉल्ड ER. नाउ E थीटा, द एनर्जी ऑफ बॉन्ड एंगल डिस्टोर्शन, कोई भी आपका सपोज कीजिए ये बॉन्ड एंगल है और ये एक नॉर्मल बॉन्ड एंगल है विच इज बेस्ड ऑन आइडियल प्रिंसिपल। जो इसके आइडियल कंसेप्ट होते हैं, जो इसके आइडियल, उसके बेसिस पे इसका बॉन्ड एंगल ये है। यदि इस बॉन्ड एंगल को आप एक्सपेंड करें या स्ट्रेच करेंगे तो इससे डिस्टोर्शन होगा, इससे मॉलिक्यूल में अनस्टेबिलिटी बढ़ेगा, मतलब स्टेबिलिटी कम होगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा, और उसके चलते जो एनर्जी इंक्रीज करेगा, दिस इज कॉल्ड E थीटा। नाउ E5, दिस इज द टॉर्सनल स्ट्रेन which we'll discuss in conformational isomerism when we consider the conformation in ethane, butane, etc. Now ED, energy increments that results from non-bonded interaction between atoms. इन दो एटम्स में या दो ग्रुप में, ये जो दो एटम्स या ग्रुप हैं, इनके बीच इंटरैक्शन से जो एनर्जी इंक्रीज करेगा, मॉलिक्यूल में जो अनस्टेबिलिटी आएगा या स्टेबिलिटी कम होगा, तो इनके इंटरैक्शन से जो एनर्जी इंक्रीज करेगा, दिस इज ED. नाउ जो ER होगा, ये ER बराबर 0.5 KR R माइनस R0 स्क्वायर। ये IT में जरूरत नहीं है, केवल मैंने रिलेट करने के लिए दिया है। जो आपका जो एनर्जी कंपोनेंट एसोसिएटेड विथ बॉन्ड के स्ट्रेच करने से या कंप्रेस करने से जो एनर्जी एसोसिएट होगा, वो होगा 0.5 KR R माइनस R0 का स्क्वायर, वेयर KR इज स्ट्रेचिंग फोर्स कांस्टेंट। दिस इज स्ट्रेचिंग फोर्स कांस्टेंट। R0 ये नॉर्मल बॉन्ड लेंथ है, ये बॉन्ड लेंथ और ये नॉर्मल बॉन्ड लेंथ। ये आपने जो कंप्रेस किया, एक्सपेंड किया, वो R, एंड R0 इज ए रियल बॉन्ड लेंथ, नॉर्मल बॉन्ड लेंथ।
फॉर जो बॉन्ड में डिस्टोर्शन आएगा, जो बॉन्ड को आप बेंड करेंगे, इसके चलते जो डिस्टोर्शन आएगा, ई थीटा बराबर 0.5 के थीटा डेल थीटा स्क्वायर, वेयर के थीटा इज बेंडिंग force constant. This is bending force constant, and del theta is the change in angle. Here kr is the stretching force constant. Now for torsional strain, E phi बराबर 0.5 V naught 1 plus cos 3 phi, where V naught is the rotational energy barrier. This is rotational energy barrier. This is rotational energy barrier, and phi is the torsional angle. This is torsional angle. The torsional strain is a sinusoidal function of the torsional angle. जो टॉर्सनल स्ट्रेन है वो साइनोसॉइडल है टॉर्सनल एंगल का। तो मैंने आपको जो मेनली बताया कि व्हाट इज द ई आर, व्हाट इज द ई थीटा, व्हाट इज द ई फाई, व्हाट इज द ई डी, बिकॉज वी विल डिस्कस infinite number of conformations which are possible, and we discuss extreme conformations, important conformers. Out of infinite number of conformations, we'll discuss important or extreme conformers, and our discussion parameter will be potential energy barrier, या इंथैल्पी के बेसिस पे, पोटेंशियल एनर्जी के बेसिस पे हम लोग कन्फर्मेशनल जो आइसोमर्स होगा, जो कन्फर्मेशंस होगा, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन हम लोग जब डिस्कशन करेंगे तो केवल ये दोनों पैरामीटर्स लेंगे, ई फाई और ई डी को हम लोग लेंगे, ई आर और ई थीटा को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, राइट। ये हमने जो बतलाया केवल ये आपको समझाया कि किसी मॉलिक्यूल में किसी मॉलिक्यूल का अनस्टेबिलिटी या किसी मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी कम कैसे हो सकता है, या मॉलिक्यूल में कोई भी पैरामीटर्स, कौन से पैरामीटर्स हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जिस फैक्टर्स के चलते उनका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ सकता है। तो वो जो फैक्टर्स हैं वो है ई आर, ई थीटा, ई फाई एंड ई डी। Okay, now we are going to discuss ED. हम लोग यहां पे अब नॉन बाउंडेड इंटरैक्शन, जो वेंडरवाल्स फोर्स है, जो वेंडरवाल इंटरैक्शन है, हम लोग उसकी अब बात करेंगे। वो समझेंगे कि वो कैसे है, वो क्या होता है और वह मॉलिक्यूल को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। हम लोग नॉन बॉन्डेड इंटरैक्शन एनर्जीज की बात कर रहे हैं। जो नॉन बॉन्डेड इंटरैक्शन जो एनर्जीज होगा मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव होगा। जो नॉन बॉन्डेड एटम होगा या ग्रुप होगा, उनके बीच जो इंटरैक्शन होगा वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। जैसे ये नॉन बॉन्डेड है,
नॉन बॉन्डेड मतलब वो दोनों एटम या ग्रुप एक दूसरे से नहीं जुड़े हुए होंगे। ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। मैंने कहा कि सपोज एक एटम ये है, ये एटम है, ये दोनों एक दूसरे से अटैच्ड है, राइट। इनसे एक एटम ये जुड़ा हुआ है, दूसरा एटम ये जुड़ा हुआ है सपोज। ये दोनों नॉन बॉन्डेड है। ये दोनों एटम या जो ग्रुप होगा, इनके बीच जो इंटरेक्शन होगा वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। When two uncharged atoms, यदि दो एटम्स या ग्रुप approach each other, the interaction between them is very small. यदि दो एटम और ग्रुप if they are separated by a very large distance, the interaction is very small or negligible. Is very small, very small जो interaction होगा if they are separated by a large distance. लेकिन when they approach to each other, जब वो दोनों अनचार्ज एटम और ग्रुप एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, जब वो अप्रोच करेंगे तो डेफिनेटली ड्यू टू द अट्रैक्शन, कोई भी दो इस नेचर में यदि आप अट्रैक्ट होते हो, यदि क्लोज आते हो, अप्रोच करते हो तीसरे को, तो डेफिनेटली अट्रैक्टिव जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेफिनेटली वो इंक्रीज करेगा, becomes increasingly attractive as the separation approaches the sum of their van der Waals radii. van der Waals radii तक अट्रैक्शन होगा। We know there are three types of radius. One is the crystal. Suppose this is the crystal. This is the covalent radius overlapping, and this is the crystal, and this is the van der Waals. Van der Waals radius is greater than crystal radius, greater than covalent radius. दो अनचार्ज एटम इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है, मतलब दे आर सेपरेटेड बाय अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन टू बी 0 एंड देयर इज नो इंटरैक्शन और negligible interaction या very small. But when they approach to each other, van der Waals रेडियस तक उन दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा। When they approach to each other, van der Waals रेडियस तक अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा, लेकिन उसके जैसी करीब लाओगे और नजदीक लाएंगे तो रिपल्सिव हो जाएगा। जैसे सपोज दो दोस्त हैं,
उनके बीच 3 दोस्त थे। एक गले मिल गया, हग किया, दिस इज ए कोवलेंट। सेकेंड, दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिलाए, हैंडशेक किए, दिस इज ए क्रिस्टल सपोर्ट। और दूर से ही बाय बोला, दिस इज ए वेंडर वाल। तो नाउ यू कंसीडर कोवलेंट इज मच क्लोजर देन क्रिस्टल एंड देन वेंडर वाल। आप गले मिलते हो, हग करते हो, दिस इज योर कोवलेंट रेडियस। लेकिन कोई आपको कंप्रेस कर दे तो आप और ज्यादा स्टेबल होने के बजाय आप अनस्टेबल हो जाओगे। सेम हियर, इन द केस ऑफ द वेंडर वाल रेडियस, अप टू द वेंडर वाल रेडियस अट्रैक्शन होगा, और वेंडर वाल रेडियस से जैसे ही कम होगा, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस उससे कम होगा, बट देन becomes strongly repulsive as the separation less than the sum of their van der Waals radii. It means नॉन बॉन्डेड इंटरैक्शन अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। अप टू वैन डर वाल रेडियाई it will be attractive, less than the sum of van der Waals radii it becomes repulsive. This attractive force is due to the polarization. This attractive force results due to the interaction of mutual polarization of the electrons. Mutual polarization, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके न्यूक्लियस को अट्रैक्ट किया। The cause of the attractive force of the non-bonded interaction it will develop from the mutual interaction या mutual polarization of the electrons of the atoms, and this is attractive force. Such attractive force are called London dispersion force या London forces for dispersion या dispersion force या लंदन फोर्स, जो आप नाम दें। एंड इट इज अ वेरी वीक फोर्स, इट इज अ वेरी वीक इंटरैक्शन, एंड दिस लंदन फोर्स is inversely proportional to the 6th power of internuclear distance. This London force is inversely proportional to 6th power of the internuclear distance. It means non-bonded interaction attractive भी हो सकता है, repulsive भी हो सकता है। Up to van der Waals radii it will attractive, less than van der Waals radii it becomes repulsive। और यही repulsive जो van der Waals रिपल्सिव फोर्स आएगा, यही कंसेप्ट स्टेरिक स्ट्रेन में आएगा। जो हम लोग कन्फर्मेशन को डिस्कस करेंगे तो यही स्टेरिक स्ट्रेन लेस देन जो वैन डर वाल्स रेडियाई आएगा और उसके चलते जो रिपल्सन आएगा, वही कंसेप्ट हम लोग का आएगा कन्फर्मेशन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट concept of
conformations in acyclic compound. We will discuss conformational isomerism in two parts. One in acyclic compound and second in cyclic compound. In acyclic compound, we are discussing conformational isomerism in an acyclic compound, right? First, definition should be clear. I have written here the term conformation relates to the different spatial arrangement of the atoms in a molecule that arise through rotation about the bond linking such atoms. Okay? The term conformation relates to the different spatial arrangement of the atoms in a molecule that arise through rotation about the bonds linking such atoms. Right. Or we can say that also we can define in other form compounds having same molecular formula, same structure, but having different spatial arrangement of atoms or groups which are interconvertible. Again, compounds having same molecular formula, same structure, but having different arrangement of atoms or groups in space, which are interconvertible, through rotation by a bond. और ये जो बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है. दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान हो, स्ट्रक्चर समान हो, लेकिन स्पेस में उनके एटम या ग्रुप का यदि अरेंजमेंट अलग अलग हो और ये यदि इंटरकन्वर्टेबल हो थ्रू रोटेशन, तो आप इसे कन्फर्मेशंस कहेंगे. राइट? कन्फर्मेशंस डेफिनेटली, सपोज कीजिए एक सिंपल हम लोग बात करें, ए बी सी और ये सपोज करें डी है. नाउ ए बी सी डी, ये दोनों कंपाउंड्स हैं. दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ए बी सी डी, ए बी सी डी, same molecular formula, same structure. It means the sequence of bonding. A attached to B along with C, B attached to A along with D. Here A attached to B along with C, B attached to A along with D. Same molecular formula.
but having different arrangement of atoms or groups in a space. C और D का इसमें अरेंजमेंट और C और D का इसमें अरेंजमेंट स्पेस में अलग अलग है, which are इंटरकन्वर्टेबल, और ये दोनों इंटरकन्वर्टेबल हो, और ये जो इंटरकन्वर्टेबल होता है यूजुअली रोटेशन across a bond, और ये जो बॉन्ड होता है ये सिग्मा बॉन्ड होता है। क्लियर? ये दोनों एक्स और वाई, ये दोनों कन्फर्मेशंस हैं। क्यों कन्फर्मेशंस हैं? क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान है, स्ट्रक्चर समान है, स्पेस में अरेंजमेंट अलग अलग है। बोथ आर स्टीरियोआइसोमर्स। व्हाई दे फर्स्ट कि व्हाई दे आर स्टीरियोआइसोमर्स? Why they are stereoisomers? They are stereoisomers because they have different spatial arrangement within the same molecular formula, same structure. Again, why they are called conformations? They are called conformation because having different spatial arrangement as well as both are interconvertible, and they are interconvertible usually rotation across a bond. इस बॉन्ड के अबाउट रोटेशन से ये इंटरकन्वर्टेबल। Suppose this one and this one, this one and this one are stereoisomers. And suppose this one and this one are interconvertible across rotation by a bond. Usually rotation across a bond. Why they are interconvertible? They are interconvertible through rotation across a sigma bond, across a bond. So they are conformation. This one and this one are called conformations. So the points are clear. First, they are interconvertible. All the conformations are interconvertible, and different conformations thus differ in torsional angle about a sigma bond. ये दोनों conformations डिफरेंट है क्योंकि इनका टॉर्सनल एंगल अलग अलग है। सपोज यहां पे 0 डिग्री है, यहां पे सपोज 180 डिग्री है, तो टॉर्सनल एंगल अलग अलग है।
इस सिग्मा बॉन्ड के अबाउट टॉर्सनल एंगल अलग अलग है, which already discussed. What is the torsional angle? So here all the points which I have mentioned here, I think it is clear. First, definition. Same molecular formula, compounds having same molecular formula, same structure, different arrangement of atoms or groups in a space, which are interconvertible through rotation across a bond. Definition clear, and they are conformation. Second, they are interconvertible. Third, conformations are different because they have different torsional angle. They are non-separable. They can't be separated because they are interconvertible. Most of these conformations most of these conformations are unstable. Stable conformations that are located at energy minima are called conformational isomers or conformers. Suppose ये और ये दो एक्सट्रीम कन्फर्मेशंस हैं, ये और ये दो एक्सट्रीम कन्फर्मेशंस हैं, इनके बीच इन्फिनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशंस होगा जो अलग अलग टॉर्शनल एंगल होंगे, जिसके infinite number of conformations are possible. Most of these conformations are unstable. Stable conformations that are located at energy minima are called conformational isomers or conformers. What should we keep? Suppose कीजिए, this is a pendulum. A position, ये B position, ये C position. पेंडुलम A से B गया, B से C and C से A. This is suppose this is one oscillation. आप पेंडुलम के केवल एक्सट्रीम की बात आप करते हैं, A, B, C. यहां पे जो पेंडुलम होगा, यहां पे जो बॉब होगा, आप उसकी बात नहीं कर रहे हैं, आप इसके केवल एक्सट्रीम की बात कर रहे हैं. उसी तरह हम लोग जो कन्फर्मेशंस में लेंगे वो एक्सट्रीम कन्फर्मेशंस. कन्फर्मेशंस इन्फिनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशंस होगा. इज दैट क्लियर? लेकिन उस इन्फिनाइट कन्फर्मेशंस में से जो मिनिमम एनर्जी पर एग्जिस्ट करे उसे हम लोग कन्फर्मेशनल आइसोमर्स कहेंगे या कन्फर्मर्स कहेंगे. All the conformations are called, infinite number of conformations are possible, and all are
interconvertible. And all are interconvertible, and all are exist at dynamic equilibrium. Most of these conformations are unstable. Most of these. Like to extreme or intermediate in the swing of a pendulum. एक्सट्रीम है, ये इंटरमीडिएट पेंडुलम का है. स्टेबल कन्फॉर्मेशंस दैट आर लोकेटेड एट एनर्जी मिनिमा. जो कन्फॉर्मर्स एग्जिस्ट करेगा मिनिमा एनर्जी पे, एनर्जी मिनिमा पे, उसे हम लोग कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स कहेंगे और कन्फॉर्मर्स. लेकिन मैं आपको एक बात यह भी क्लियर कर दूं कि आपके क्लास में कन्फॉर्मेशंस, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स और कन्फॉर्मर्स के बीच कोई डिफरेंसेस करने की जरूरत नहीं है. आप तीनों नाम या रोटामर्स भी आप इसे कह सकते हैं. आप जिस क्लास में है आईटी के लिए कन्फॉर्मेशंस, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, कन्फॉर्मर्स एंड रोटामर्स, आप इसके बीच डिस्टिंग्विश करने की जरूरत नहीं है. लेकिन आपसे कोई डिस्कशन करेगा तो आप क्लियर बोलेंगे कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फॉर्मेशंस आर पॉसिबल, बट दोज कन्फॉर्मेशंस which exist at energy minima are called conformational isomers or conformers. जैसे हम लोग बात करेंगे इथेन. इथेन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फॉर्मेशंस, हम लोग करेंगे. But the number of conformational isomers or conformers is 3, because there are 3 conformers exist at energy minima, which are at angle 60 degree, 180 and 300. इथेन का 3 कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स या कन्फॉर्मर्स होगा, बट इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फॉर्मेशंस होगा. मुझे लगता है आपका क्लियर हो गया होगा. लेकिन आप जिस क्लास में हैं आप कहेंगे इथेन का इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फॉर्मेशंस या कन्फॉर्मर्स या कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स या रोटामर्स होगा. तो जब जैसा बात किया जाएगा आप उसका वैसा जवाब देंगे, राइट. और जो हम लोग जो बात करेंगे वो इंपॉर्टेंट कन्फॉर्मर्स की बात करेंगे. जो इंपॉर्टेंट कन्फॉर्मर्स होगा हम लोग उन्हीं की बात करेंगे. अब कन्फॉर्मेशनल या किसी का भी कन्फॉर्मेशन, इथेन का या ब्यूटेन का या प्रोपेन के कन्फॉर्मेशन के पहले मैं चाहूंगा कि हम लोग कुछ टर्म को डिफाइन कर लिया जाए. तो अब हम लोग टर्म डिफाइन करने जा रहे हैं. नाउ फर्स्ट प्रोजेक्शन, कि जब हम लोग कन्फर्मेशन मॉलिक्यूल्स का दिखलाएंगे, डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट दिखलाएंगे, सिंगल बॉन्ड के अबाउट जब आप रोटेशन दिखलाओगे तो उसके लिए एक प्रोजेक्शन की जरूरत है.
फर्स्ट वेज डैश प्रोजेक्शन, मैंने इथेन कर दिया सिंपली। दिस इज towards observer, away from observer. Towards observer, and second will be away from observer. One form, this is another form. Second, sawhorse. sawhorse में यदि Y टाइप स्ट्रक्चर होगा, वेरी क्लियर, दिस इज H H H Y या इन्वर्टेड Y, वन फॉर्म। Another form, one is Y and second will be inverted Y. This is sawhorse projection, and both are interconvertible. We know that in conformations, conformers या conformation या conformational isomers all are interconvertible to each other. Next, Newman projection. In Newman projection, we consider front carbon as a point and back carbon as a bond. I'm just showing. Newman projection. In Newman projection, front carbon, this is rarer carbon या back carbon, right? This is front carbon. It has 3 hydrogen. फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन के बीच बॉन्ड है। बैक कार्बन का दिस इज now another form of Newman projection. Hydrogens are far away to each other. This is Newman projection. Right?
Next, we'll discuss different form of conformations like eclipse form, staggered form, gauge form, and etc. In eclipse conformations, staggered conformations, eclipse conformation. In the eclipse conformation, the CH bonds on one carbon are directly aligned with CH bonds on the adjacent carbon. इस कार्बन का ये हाइड्रोजन और इस कार्बन का ये हाइड्रोजन अलाइन हो, मतलब स्ट्रेट लाइन में हो, मतलब पीछे वाला हाइड्रोजन दिखना नहीं चाहिए, स्ट्रेट लाइन में. Then they are called eclipse conformations. Eclipse conformations in Newman projection, ये फ्रंट कार्बन का हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन या कोई भी ग्रुप भी हो सकता है. इस जो बैक वाला कार्बन है इसका हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के पीछे, ये साइड में नहीं है, पीछे है. ये जो डायहेड्रल एंगल है वो 0 डिग्री. आप साहस प्रोजेक्शन, इस कार्बन को मैं आपके फ्रंट लाऊं, ये पीछे कार्बन, इसके जस्ट बैक में ये हाइड्रोजन, इसके बैक में ये हाइड्रोजन, इसके पीछे ये हाइड्रोजन, अलाइन हो, अलाइनमेंट हो, स्ट्रेट लाइन. इस तरह के फॉर्म को, कन्फर्मेशंस को हम लोग इक्लिप्स फॉर्म कहेंगे. इन द केस ऑफ स्टैगर्ड, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन फ्रंट कार्बन के. जो बैक वाले का हाइड्रोजन हो, सब एक दूसरे के बैक 180 डिग्री पे हो, एंटी. ये इसका डायहेड्रल एंगल 180 डिग्री है. ये आपका 180 डिग्री. एज फार एज पॉसिबल दिस फॉर्म इज कॉल्ड स्टैगर्ड, या आप इसे एम्प्टी फॉर्म भी कहेंगे. द स्टैगर्ड कन्फर्मेशन of a molecule is that conformations where the dihedral angle between the bonds at each of the carbon-carbon bonds is 180 degree, and where atoms or groups bonded to carbons at each end of carbon-carbon bond are as far as possible. ये जो ग्रुप या हाइड्रोजन है ये as far as possible होनी चाहिए. दिस इज कॉल्ड स्टैगर्ड और एंटी फॉर्म. जो हाइड्रोजन हो, मतलब ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन 180 डिग्री पे, ये हाइड्रोजन 180 डिग्री पे, ये और ये हाइड्रोजन 180 डिग्री पे हो, आप इसे स्टैगर्ड या एंटी फॉर्म कहेंगे. नाउ गॉचे कन्फर्मेशन, एंगल बिटवीन टू एटम्स और ग्रुप्स
other than hydrogen is 60 degree. Suppose दो ग्रुप्स हैं, X और डायहेड्रल एंगल यदि 60 डिग्री है, ये आपका गॉचे फॉर्म है। दो ग्रुप के बीच 60 डिग्री और वो ग्रुप हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब कि यदि कोई डिस्टिंग्विश एटम या ग्रुप है और जिनके बीच एंगल 60 डिग्री है, तो आप उसे गॉचे फॉर्म कहें। नेक्स्ट, टॉर्सनल स्ट्रेन, रिपल्सन बिटवीन bonded pair electrons between front and back atom valency causes torsional strain. Again मैं रिपीट कर रहा हूं, repulsion between bonded pair electrons between front and back atoms valencies causes torsional strain. क्वेश्चन है कि टॉर्सनल स्ट्रेन का कंसेप्ट कब आएगा, या टॉर्सनल स्ट्रेन को आप डिफाइन कर सकते हैं कि टॉर्सनल स्ट्रेन इज एन इंक्रीज इन एनर्जी कॉज्ड बाय इक्लिप्सिंग फॉर्म। टॉर्सनल स्ट्रेन इज an increase in energy caused by eclipsing interaction. इक्लिप्स फॉर्म में जब फ्रंट और बैक एटम के बीच इंटरेक्शन होगा, फ्रंट और बैक एटम के वैलेंसीज, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इसका वैलेंसीज है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड है, इन दोनों के बीच के इंटरेक्शन को टॉर्सनल स्ट्रेन कहेंगे। टॉर्सनल स्ट्रेन क्लियर होनी चाहिए। दो बॉन्ड के बीच के रिपल्सन की बात हो रही है। जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर वैलेंसीज है, उनके बीच के रिपल्सन को आप टॉर्सनल स्ट्रेन कहेंगे। वो होगा किसमें? इक्लिप्स फॉर्म में होगा, पार्शियल इक्लिप्स में होगा, क्योंकि गॉचे या एंटी फॉर्म में दो बॉन्ड 60 डिग्री पे होते हैं। तो जो टॉर्सनल स्ट्रेन इक्लिप्स फॉर्म में होगा वो पार्शियल इक्लिप्स के बराबर होगा, जो पार्शियल इक्लिप्स में बताऊंगा जब डिफरेंट कन्फर्मेशन, बट ग्रेटर देन गॉचे इक्वल टू एंटी फॉर्म। मतलब जो एंटी फॉर्म में होगा उससे ज्यादा टॉर्सनल स्ट्रेन इक्लिप्स या पार्शियल इक्लिप्स में। नाउ स्टेरिक स्ट्रेन और वैन वाल स्ट्रेन। स्टेरिक स्ट्रेन causes when atoms or groups are forced too close to one another। आप दो ग्रुप को यदि फोर्स करेंगे क्लोज मिलाने के लिए, तब आपका स्टेरिक स्ट्रेन का या वैन वाल स्ट्रेन आएगा। जो वैन वाल स्ट्रेन होगा, कहने का मतलब कि आप दो ग्रुप के बीच या दो अनचार्ज एटम के बीच रिपल्सन तभी आएगा जब वैंडर वाल रेडियाई का जो सम है उससे कम होगा। तो एंटी जो है रेफरेंस है, इसमें नेग्लिजिबल होगा। आप इस वैंडर वाल रेडियाई से जब कम जाएंगे तो गॉच में स्टार्ट होगा। गॉच में दो ग्रुप के बीच स्टेरिक स्ट्रेन होगा और सबसे ज्यादा इक्लिप्स फॉर्म होगा, क्योंकि वो दोनों ग्रुप अलाइंड हो जाएंगे स्ट्रेट लाइन, सबसे ज्यादा रिपल्सन। उसके बाद पार्शियल इक्लिप्स में होगा, तब गॉचे में होगा, तब एंटी फॉर्म में होगा। माने एंटी फॉर्म रेफरेंस है, उसमें सबसे कम होगा या नेग्लिजिबल होगा। इस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया जो डिफरेंट
जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किया, इक्लिप्स फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म, आपका गॉचे, एंटी फॉर्म जिसको आप स्टैगर्ड भी कर रहे हैं, टॉर्सिनल स्ट्रेन क्या है, स्टेरिक स्ट्रेन क्या है, एंड वन इज स्क्यू फॉर्म। इक्लिप्स और आपका स्टैगर्ड के बीच में जो इंटरमीडिएट कन्फर्मेशंस होगा उसे आप स्क्यू फॉर्म कहेंगे। जैसे आपने इसे हमने इक्लिप्स फॉर्म कहा। और इसे हम लोग स्टैगर्ड कहें या एंटी फॉर्म आपने कहा। इसे इक्लिप्स कहें, इसे एंटी फॉर्म कहें। सपोज कीजिए यदि इस एंगल पे दोनों हैं, सपोज करें ये 45 डिग्री एंगल है, तो आप इसे क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड स्क्यू फॉर्म। तो इंटरमीडिएट जितने भी कन्फर्मेशंस आएंगे, ठीक है, आप पार्शियल इक्लिप्स कहेंगे, इक्लिप्स मैंने कहा, गॉचे कहेंगे, एंटी स्टैगर्ड कहेंगे, ये सारे नाम आएंगे। लेकिन इनके बीच में जो कन्फर्मेशंस आएंगे उसे हम लोग स्क्यू फॉर्म कहेंगे। आई थिंक इस लेक्चर में हमने सारे जो पॉइंट्स है, जो टर्म है, उसको मैंने क्लियर किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और डिफरेंट कंपाउंड के कन्फर्मेशनल एनालिसिस करेंगे। थैंक यू।